हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें केवल द्विघात समीकरण बनानी है। जैसे इसमें पहला पार्ट दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो, जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। लंबाई हमें नहीं पता तो मान लीजिए लंबाई x है, चौड़ाई भी हमें नहीं पता तो मान लीजिए चौड़ाई है y। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी होगी सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि माना भूखंड की जो लंबाई है वो x है, वैसे ही चौड़ाई हमें नहीं पता तो चौड़ाई y मान लो। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो, प्रश्न के अनुसार हमें ये दिया है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 है। देखो, क्षेत्रफल हमें दिया है। क्षेत्रफल किसका? आयताकार। देखो, आयताकार का मतलब आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये जो क्षेत्रफल है ये 528 है। तो जहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लिखा है वहाँ पे लिख दूंगा मैं 528। ठीक है, बराबर। अब देखो, लंबाई हमने अपनी तरफ से x मानी है तो लंबाई हो जाएगी x इंटू चौड़ाई y मानी है तो चौड़ाई हो जाएगी y। तो ये होगी हमारी समीकरण 1। ठीक है। वैसे सेम टू सेम देखो, आगे यहाँ पे ये दिया है कि क्षेत्र की जो लंबाई है, देखो लंबाई हमने x मानी है तो यहाँ पे हो जाएगी x। चौड़ाई के, देखो चौड़ाई y मानी है तो यहाँ पे हो जाएगी y। चौड़ाई के दो गुने से, चौड़ाई का कितना गुना करना है? दो गुना करना है, मतलब y का दो गुना हम कर देंगे। ठीक है, से एक अधिक है। एक अधिक होने का मतलब अधिक के लिए हमेशा ही प्लस का यूज़ करते हैं। तो एक अधिक है तो यहाँ पे +1 कर देंगे। अगर दो अधिक होती तो +2 करते, मतलब x का मान इसके बराबर है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू, x बराबर होगा 2y+1। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। ये वाली समीकरण हमने कहाँ से लिखी? जो हमें प्रश्न में दी थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, हमें निकालना क्या है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। देखो, सबसे पहले तो मैं लंबाई के लिए द्विघात समीकरण बनाऊंगा। तो लंबाई क्या है हमारे पास? x है, मतलब x के लिए द्विघात समीकरण बनानी होगी। तो पहले यहाँ पे अगर मुझे x चाहिए तो y हटाना होगा। अब y मैं कैसे हटा सकता हूँ? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो y है, देखो यहाँ से अगर मैं समीकरण 1 से y का मान निकालता हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं पहले समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से y का मान निकालना है तो x का मान नीचे लेके आओ। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 528 बटे में x। ठीक है, y की जगह पे 528 बटा x, केवल हमने x को नीचे लेके आए। अब जो y है इसका मान समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पे रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 में रख दो तो ये है यहाँ पे x बराबर 2 गुणा y की जगह पे हो जाएगा 528 और बटे में यहाँ पे x और साथ में +1। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये एक भिन्न है। भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हर बराबर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। देखो, हर बराबर करने के लिए जैसे यहाँ पे कोई नंबर होता है, x की जगह पे जैसे 2 होता है, तो हर बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं ना। तो अभी देखो x है तो यहाँ पे x से गुणा करेंगे, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x बराबर 528 गुणा 2। तो इसको मैं डायरेक्ट देता हूँ, कितना होगा ये? 8 गुणा 2, 16 को 2, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 156 प्लस x और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ रहा है x। अब x का गुणा यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 1056 प्लस x। अब x का मान अगर मुझे निकालना है तो इसको भी इधर लेके आओ, इसको भी इधर लेके आओ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस, पहले x लिखो उसके बाद 1056 लिखो, दोनों माइनस में होंगे, बराबर हो जाएगी 0। तो ये हमने इसकी द्विघात समीकरण बना दी। किसके पदों में बनाई? x के पदों में बनाई, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालनी थी? लंबाई निकालनी थी जो कि x में है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण जो है वो हमने किसके लिए लिखी? लंबाई के लिए लिखी। अब देखो, लंबाई के लिए तो बना दी, अब वैसे ही चौड़ाई के लिए भी बनानी होगी। तो चौड़ाई हमारे पास है y, तो इसका मतलब अब मैं इसको y के पदों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने x का मान निकाला ना, वैसे ही y का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालना होगा? y का मान नहीं, सॉरी, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे करना होगा। सेम टू सेम करना वही है। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे y चाहिए तो x हटाना होगा, तो x की वैल्यू निकाल दो तो y नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 528 बटे में y। अब यहाँ पे x का मान देखो, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि x का मान हमने निकाला। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमें ये रखना है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो, समीकरण 2 में जहाँ पे x है वहाँ पे ये वाला हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 528 बटे में y, क्योंकि x की जगह पे ये रखना है, बराबर यहाँ पे होगा 2y
प्लस यहाँ पे होगा 1। अब देखो y का गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 528 और साथ में y गुणा 2y प्लस 1 ये है। अब y का गुणा देखो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 528 बराबर 2y गुणा y। फिर प्लस में 1 का गुणा करेंगे y के साथ में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 528 बराबर 2y स्क्वायर प्लस y। अब 528 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा 528 में। अब इसको आगे पीछे करके लिख दो तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 बराबर होगा 0। तो ये हमने दूसरी द्विघात समीकरण बना दी। अब ये देखो किसके पदों में है, y के पदों में है जो कि चौड़ाई होगी, तो यहाँ पे लिखना भी होगा द्विघात समीकरण किसके लिए निकाली हमने, ये चौड़ाई के लिए निकाली। तो यहाँ पे 2 इसके आंसर निकलेंगे। आपकी बुक में केवल एक ही दे रखा है, बट लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए अलग अलग निकलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पूर्णांक हमें निकालने हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पूर्णांक होते क्या हैं। देखो पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, वैसे यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सारे हमारे पूर्णांक होते हैं। अब निकालने क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब माइनस वाले नंबर नहीं आएंगे, धनात्मक जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। और साथ में ये भी लिखा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले, जैसे 1 अगर मैं लेता हूँ तो अगला मुझे 2 लेना ही पड़ेगा, जैसे अगर मैं 2 लेता हूँ अगला मुझे 3 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आने चाहिए क्रम से। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें नहीं पता एग्जैक्टली नंबर क्या है, तो पहले अगर मैं x मानता हूँ तो अगला क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे 2 है तो अगला 3 लेना पड़ेगा, तो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 + 1। अब जैसे 1 लिया तो अगला होगा 2, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1। जैसे अगर नंबर 4 होता तो अगला लेना पड़ता 5, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 1। अब देखो नंबर हमें नहीं पता, तो यहाँ पे अगर मैं x लेता हूँ तो अगला हो जाएगा ना x + 1, ठीक है, क्योंकि क्रम से आने वाले नंबर होने चाहिए, तो एक ज़्यादा होगा। पहला अगर मैं x लेता हूँ तो अगला लेना पड़ेगा मुझे x + 1। तो यही चीज़ सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक है x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारे पास x + 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। आगे हमें ये दिया है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब अगर हम इनको गुणा करते हैं तो ये चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार कि पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, इनको अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल आता है 306 के बराबर, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्योंकि अभी हमें केवल द्विघात समीकरण इसमें निकालनी है, तो यहाँ पे हल करेंगे तो x का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा x गुणा x प्लस यहाँ पे होगा a गुणा x बराबर यहाँ पे होगा 306। अब x गुणा x होता है x स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे होगा x बराबर होगा 306 को। अब 306 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो अभी हमें केवल द्विघात समीकरण निकालनी है, तो ये हमने देखो इसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात समीकरण निकाल दी। तो लास्ट में लिखना भी होगा, ये हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। वैसे देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो देखो हमें नहीं पता रोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो मान लीजिए उसकी वर्तमान आयु x है। तो यहाँ पर लिखना भी होगा कि माना रोहन की वर्तमान आयु जो है वो x है, ठीक है। अब देखो प्रश्न में तो हमें ये दिया है ना कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जैसे रोहन अगर अभी 15 साल का होगा तो उसकी माँ कितने साल की होगी, उससे 26 वर्ष बड़ी, तो प्लस 26 कर देंगे तो कितना आ रहा है ये, 1 और 2 और 3 और 1 4, मतलब उसकी मम्मी 41 साल की होगी। कैसे पता किया हमने, उसमें से 26 जोड़ा। अभी देखो रोहन x साल का है तो उसकी मम्मी होगी कितने साल की, 26, मतलब x + 26 करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखनी होगी कि रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, देखो इसमें दिया है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है, उनकी आयु का जो गुणनफल है वो अब से 3 वर्ष पश्चात। अब देखो जैसे रोहन अभी कितने साल का है, जैसे 15 साल का है, तो 3 वर्ष पश्चात कितने साल का होगा वो, 15 + 3 करेंगे तो 18 साल का होगा। तो 3 वर्ष पश्चात यानी बाद के लिए क्या किया हमने, इसमें 3 जोड़ा। वैसे ये रोहन देखो अभी हमने माना है x साल का है, 3 वर्ष बाद कितने साल का होगा, x + 3 साल का होगा।
वैसे ही उसकी मम्मी देखो अभी x + 26 साल की है। तो 3 वर्ष पश्चात कितने साल की होगी? इसमें भी 3 जोड़ना होगा, तो उसकी मम्मी होगी अभी यहाँ पे x + 26 और 3 करेंगे तो यहाँ पे होगा 29। तो उसकी मम्मी इतने साल की होगी 3 वर्ष पश्चात। अब आगे दिया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब इनकी आयु देखो, एक की आयु ये है, दूसरे की आयु ये है, तो इनका गुणनफल मतलब इनको गुणा करेंगे आपस में, तो ये आता है हमारे पास 360। तो प्रश्न के अनुसार यही इक्वेशन हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा x + 3 और गुणा उसकी मम्मी की आयु है x + 29, ये बराबर होगा हमारे पास 360 के। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये मैंने कहाँ से लिखा है, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया था। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखो x का गुणा यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा। तो यहाँ पे पहले x का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा x गुणा x प्लस फिर होगा x गुणा 29। अब वैसे ही 3 का गुणा यहाँ भी और यहाँ भी, तो पहले होगा यहाँ पे 3 गुणा x, फिर ये यहाँ पे होगा 3 गुणा 29। ठीक है, बराबर यहाँ पे आ रहा है 360। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 29x प्लस यहाँ पे होगा 3x। अब इसको गुणा करेंगे तो प्लस में, और 9 गुणा 3 27 को 7 हासिल होगी 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा ये 8। अब 360 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में 360 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 29 और 3 ये हो जाएगा हमारा 32x। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो 360 में से अगर मैं 87 माइनस करता हूँ तो 10 में से 7 गया, यहाँ पे होगा 3, फिर यहाँ पे 15 में से 8 गया तो यहाँ पे होगा 5 और 2 7 और यहाँ पे होगा 2। तो ये आ रहा है माइनस में 273। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि बड़ा वाला नंबर के साथ में माइनस है। तो ये हमने इसकी क्या बना दी? द्विघात समीकरण बना दी। अब क्योंकि हमें क्या निकालना था? रोहन की वर्तमान आयु के लिए निकालना था, तो रोहन की वर्तमान आयु हमने x मानी है, तो देखो ये पूरी वैल्यू x में ही हमने निकाली। तो फिलहाल खाली द्विघात समीकरण ही हमें बनानी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में लिखेंगे कैसे? यहाँ पे द्विघात समीकरण लिख देंगे और ये लिख दो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर होगा 0। तो देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में, देखो उसी दूरी यहाँ पे दिया है, तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम अपनी तरफ से x मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल है x और साथ में हमें ये जो समय है ये भी नहीं पता, तो मान लीजिए समय को y ले लो। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x है तथा लिया गया समय y है। इतने यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एक फ़ॉर्मूला होता है जो कि आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। फ़ॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे वैल्यू रख दो। वैल्यू क्या-क्या रखेंगे हम? देखो रेलगाड़ी की चाल हमने x मानी है, तो जहाँ पे चाल है वहाँ पे x हो जाएगा बराबर। दूरी कितना है? देखो दूरी सबसे पहले स्टार्टिंग में दी है 480 किलोमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 480 किलोमीटर। उसके बाद बटे में समय, समय y दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे y। तो ये हमारी बन गई समीकरण 1। तो यहाँ पे समीकरण 1 कंप्लीट होती है। उसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये तो मैंने प्रश्न के अनुसार लिखी है यहाँ पे। देखो प्रश्न के अनुसार पहले तो यहाँ तक हो गया। आगे दिया है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। अब देखो पहले चाल क्या थी? पहले चाल यहाँ पे मैं लिख देता, पहले चाल थी हमारे पास x। अब 8 किलोमीटर कम करना है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8। जैसे पहले अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, तो अब कितने से चलेगा? 42, क्योंकि 50 में से 8 कम करना है 42। कैसे पता लगा? हमने 50 में से 8 कम किया तब हमें पता लगा 42। अब यहाँ पे एग्जैक्टली चाल हमें नहीं पता, x दी है तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चाल की जगह पे हमने x माइनस 8 कर दिया बराबर। दूरी कितनी है? देखो यहाँ पे दिया है उसी दूरी को, मतलब दूरी वही होनी चाहिए। तो दूरी है हमारे पास 480, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 480। दूरी बटे में समय, देखो समय कितना लेता उस कंडीशन में? दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। देखो अधिक की बात हो रही है, यहाँ पे कम के लिए माइनस कर रहे थे, अधिक के लिए हम प्लस करेंगे। अब समय हमने y माना है, तो अब कितना अधिक होगा? क्योंकि 3 घंटे अधिक ले रहा है तो यहाँ पे y + 3 कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो प्रश्न के अनुसार हमने दूसरी समीकरण ये वाली बनानी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं समीकरण बना देता हूँ। x माइनस 8 होगा बराबर 480 और डिनोमिनेटर में होगा y + 3। ये बन गई हमारी समीकरण 2।
ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो निकालना क्या है मुझे केवल रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। रेलगाड़ी की चाल हमने x मानी है, तो इस पूरी समीकरण को हमें x में ही कन्वर्ट करना होगा। मतलब y की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। अब कैसे रखेंगे, पहले तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो समीकरण 1 से हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पहले तो मैं लिख दूँगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें चाल निकालनी है मतलब x का मान निकालना है। तो y मुझे यहाँ से हटाना होगा, तो मुझे y का मान चाहिए। तो y को ऊपर लेके आओ, x को नीचे लेके आओ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y बराबर 480 बटे में x। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी। देखो समीकरण 2 ये वाली है हमारे पास। इसको मैं थोड़ा और आगे अगर सॉल्व करूँ तो y प्लस 3 को मैं यहाँ गुणा कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 8 और साथ में यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 480। अब इसको समीकरण 2 मान लो। देखो यहाँ पे इसके बदले ये ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, तो जहाँ-जहाँ पे y है वहाँ-वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा पहले x माइनस 8, साथ में यहाँ पे होगा y की जगह पे 480 बटे में x प्लस यहाँ पे होगा 3 बराबर 480। अब जैसे गुणा करते हैं ना सेम टू सेम वैसे ही गुणा करना शुरू कर दो। जैसे x का गुणा पहले इसके साथ में, फिर इसके साथ में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x गुणा 480 बटे में x, ठीक है। फिर प्लस x का गुणा 3 के साथ में। अब 8 का गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ। तो ये होगा माइनस 8 गुणा 480 बटे में x, ठीक है। फिर माइनस 8 गुणा ये हो जाएगा 3 बराबर यहाँ पे आएगा 480। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा ऊपर भी x है, नीचे भी x है। जैसे ऊपर अगर 2 है, नीचे भी 2 है, तो इससे ये कट जाता है। तो सेम नंबर है, जैसे x है तो आपस में कट जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 480, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये आएगा 3x, ठीक है। फिर माइनस, अब इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 0, 8 गुणा 8 ये होगा 64 को 4 हासिल होगी 6, 8 चौको 32 और 6 ये हो जाएगा हमारा कितना 29 हो जाएगा। और बटे में यहाँ पे x है, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे होगा 8 गुणा 3 ये हो जाएगा 24 बराबर यहाँ पे 480। अब देखो पहले या तो एक काम कर दो, इसको पूरा हल कर दो, या एक काम कर सकते हैं, अगर मुझे पहले यहाँ पे हर समान करना है तो मैं डायरेक्ट हर समान भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लो। हर समान करने के लिए यहाँ पे x दिख रहा है, तो सब में मुझे x से गुणा करना पड़ेगा हर समान के लिए। यहाँ पे x से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ पे x से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी करना होगा, वैसे ही यहाँ पे x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी करना होगा। अब देखो डिनोमिनेटर में पूरा ये x हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हो जाएगा 480 80 x प्लस यहाँ पे होगा 3x गुणा x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3840 और साथ में माइनस 24x बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 480। अब देखो जो x है इसको यहाँ गुणा कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 480x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3x स्क्वायर अलग है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3x स्क्वायर लिख दो। उसके बाद 480x ये है और 24x ये है, और 480x ये है, तो इसको इधर लेके आएंगे। तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा बराबर में 0। तो इससे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या-क्या बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस में 24x बचेगा और माइनस में 3840 बचेगा बराबर 0। तो बस यही हमारा उत्तर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 3 से काटना चाहूँ तो 8 और 4 12 3 15, देखो 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, इसको 3 से काटेंगे यहाँ पे होगा 8, इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8 तिया 24। तो टोटल कितना आ रहा है, देखो ये टोटल आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस में 1280। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में द्विघात समीकरण हमने x के पदों में लिखनी थी, क्योंकि चाल x के पदों में दी थी, तो ये वाली हो जाएगी। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे चाल की जगह पर ये दिया होता ना समय, समय दिया होता मतलब y दिया होता, तो तब मैं इसको y के पदों में लिखता। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे चौथा पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। वैसे ही प्रश्नावली 4.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।